सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल दैट इज़ इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम सीखेंगे दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन सीवीएस फार्माकोलॉजी दैट इज़ ड्रग्स थेरेपी इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता क्या है? तो एम आई इज़ इस्चेमिक नेक्रोसिस ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ मायोकार्डियम। इस्चेमिक नेक्रोसिस का मतलब है, इस्चेमिक का मतलब होता है ब्लड की कमी हो जाना, एंड नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यू डेथ। तो जब टिश्यू में या फिर मायोकार्डियम में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो इट विल लीड टू द नेक्रोसिस। ठीक है, ड्यू टू सडन ऑक्लूजन ऑफ ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब ऑक्लूजन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी का, उसकी वजह से इस्चेमिक नेक्रोसिस होगा। ठीक है, फिर कॉज क्या होता है उसका? दैट इज़ द थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन। एंड एथेरोस्क्लेरोसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाक इन द ट्यूनिका इंटीमा ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा की जो ब्लड वेसल्स है उनमें ट्यूनिका इंटीमा दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हम उसका डिटेल्ड वर्जन हम सीवीएस पैथोलॉजी में इसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो दोज हु रिसीव सच फैसिलिटी, मतलब जो ड्रग्स फैसिलिटी होती है, ग्रेटली बेनिफिटेड बाय ड्रग थेरेपी। मतलब जिनको एम होता है तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं ड्रग थेरेपी से, विच अकॉर्डिंग टू बी नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट्स इज डायरेक्टेड टू। मतलब इसके एक एक फैक्टर्स हैं जो हमको देखने पड़ते हैं, इस हिसाब से ड्रग थेरेपी देनी पड़ता है, एंड इट विल बी बेनिफिशियल टू द पेशेंट। ओके, तो पॉइंट्स है कुछ, वो पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पेन, एग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन। तो आफ्टर पेन इज नॉट रिसीव्ड बाय 3 डोजेस ऑफ GTN, that is glycerol trinitrate, given 5 minutes apart, and opioid analgesic morphine or diazepam is administered parenterally। ठीक है, तो अगर पेन रिलीव नहीं हो रहा ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइट से तो मॉर्फिन और डायजेपम दे जाता है पेरेंटरली। तो पेरेंटरली के एक रूट कौन कौन से हैं? दैट इज़ इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस। अब पेरेंटरली ही क्यों दे रहा है? बिकॉज हमको चाहिए कि पहले से ही इंसान पेन में तो जो ड्रग हो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो एंड उसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो उसकी वजह से। एंड पेरेंटल रूट में ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से एफिकेसी बढ़ जाएगी। तो हेंस वो हम पेरेंटली रूट में डाल देंगे। ओके, और उसको रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक या फिर डायजेपम दे देंगे। फिर सेकंड पॉइंट इज दैट ऑक्सीजनेशन। तो बाय O2 इनहेलेशन एंड असिस्टेड रेस्पिरेशन इफ़ नीडेड। तो पेशेंट में O2 का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन भी ब्लड को मिलता रहे एंड इट विल बी सर्कुलेट अकॉर्डिंगली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, टिश्यू परफ्यूजन एंड माइक्रो सर्कुलेशन। ओके, तो स्लो IV इन्फ्यूजन ऑफ सलाइन एंड डेक्सट्रोज टू अवॉइड वॉल्यूम ओवरलोड। अब उसमें क्या है कि ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए या फिर टिश्यू परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए या फिर माइक्रो सर्कुलेशन। तो माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जो छोटे सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन है या फिर बोल सकते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन, उनको मेंटेन करने के लिए हमको सलाइन या और डेक्सट्रोज की कंटिन्यूस देता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरलोड जिससे कि ना हो, वॉल्यूम का, ब्लड वॉल्यूम का ओवरलोड ना हो। फिर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस। तो एसिडोसिस अकर्स ड्यू टू द लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन। ओके, बिकॉज O2 कम होगा तो सेल्स विल अंडरगो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, एंड एनारोबिक ग्लाइसिस होगी, लैक्टिक एसिड होगा, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होगा, तो इट कैन बी करेक्टेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन, बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट इज द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एरिथमियाज। अब एबनॉर्मल रिदम्स हमको सुनाई देगी कभी कभी हार्ट साउंड की, तो इट कैन, तो इफ़ देर इज़ नो कंट्राइंडिकेशन, प्रोफाइलेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर। अब मैंने आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बताया था कि क्रॉनिक स्टेज में हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इधर पे भी प्रोफाइलेक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन में बीटा ब्लॉकर ही यूज़ किया जा रहा है। फिर बीटा ब्लॉकर यूज्ड अर्ली इन इवॉल्विंग MI कैन रिड्यूस द इन्फाक्ट साइज एंड सब्सिक्वेंट कॉम्प्लिकेशंस। मतलब जो इन्फाक्शन का जो साइज़ होता है, इन्फाक्ट साइज मतलब जो प्लेग फॉर्मेशन का साइज़ होता है, तो उसको वो कम कर देगा बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, फिर टैकीआरिथमियाज में बी ट्रीटेड विथ IV लिडोकेन, प्रोकेनामाइड एंड एमियोडेरोन। ओके, एंड रूटीन prophylactic lidocaine infusion is recommended now
ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट ब्लॉक में बी मैनेज्ड विथ एट्रोपिन और इलेक्ट्रिकल पेसिंग। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टैकीकार्डिया एरिथमियाज वो ट्रीटेड होंगे लिडोकेन या फिर प्रोकेनामाइड से। एंड रूटीन प्रोफाइलेक्टिक लिडोकेन इन्फ्यूजन इज़ नॉट रिकमेंडेड इन ब्रेडिकार्डिया। तो मतलब ब्रेडिकार्डिया जब होगी तब लिडोकेन नहीं, बिकॉज लिडोकेन इज़, तो लिडोकेन हमने पढ़ा था पीएनएस में, ठीक है। तो वो लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम कर रहा था लिडोकेन, ठीक है, याद आ रहा है आपको। तो टैकीकार्डियाज में तो वो स्लो डाउन कर देगा, पर ब्रेडिकार्डिया में वो यूज़ नहीं हो पाएगा, बिकॉज पहले से ही हार्ट बीट स्लो है, तो और स्लो करके उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशन वो बढ़ा देगा, ठीक है। तो उससे उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज़ बाय एट्रोपिन और बाय इलेक्ट्रिकल पेसिंग, ओके। अब पंप फेलियर होगा, तो पंप फेलियर में क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द फॉलिंग फीलिंग प्रेशर विदाउट अनड्यूली इंक्रीजिंग कार्डियक वर्क और लोअरिंग बीपी ड्रग्स, ठीक है। तो फ्यूरोसमाइड दैट इज एग्जांपल ऑफ लूप डायूरेटिक्स, ठीक है। तो इट इज़ इंडिकेटेड इफ द पल्मोनरी वेज प्रेशर इज मोर देन 20 mmHg, इट डिक्रीजेज द कार्डियक प्रीलोड, ओके। अब कार्डियक प्रीलोड कौन कौन से डिक्रीज कर रहे थे, जो हमने याद आ रहा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में पढ़ा था पहले फेज़ के, जो माइड कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहे थे और आफ्टर लोअर पीरियड को कम कर रहे, तो वो सब इधर पे आ जाएंगे, दैट इज वेजोडाइलेटर, फ्यूरोजामाइड एंड आइड्रो। तुम वेजोडाइलेटर में भी GTN स्लो दैट इज ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है, इज मेनली यूज, इट में बी सप्लीमेंटेड बाय IV स्मॉलोल और लेबेटालॉल, ठीक है। आयनोट्रोपिक एजेंट्स दैट इज डोपामीन और डोब्यूटामाइन इंट्रावीनसली इन्फ्यूजन में बी नीडेड टू ऑग्यूमेंट द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड टाइड ओवर क्राइसिस, ठीक है। तो मतलब वही करेंगे कि पंपिंग ऑफ हार्ट को वो बढ़ाएंगे, ओके। प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बस एक्सटेंशन, एम्बोलिज्म एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। एस्पिरिन शुड बी गिवन फॉर चूइंग एंड swallowing as soon as MI is suspected. This is continued at 80 to 160 milligram per day, okay. तो हमने एस्पिरिन कहाँ दी थी, तो हमने एस्पिरिन पढ़ी थी दैट इज़ द एनासिड्स में पढ़ी थी, ठीक है। एंड वो क्या कर रही थी कि वो थोड़ा सा पेन को भी हमको मॉडरेट पेन को भी कम कर रही थी, ठीक है। तो क्लोपिड्रिलिजल में बी गिवन एज ऑल्टरनेटिव ऑन एडिशन एड ऑन एंटीप्लेटेड ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड प्राइमरीली, ओके, ठीक है। तो क्लोपिड्रिलिजल भी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स की तरह वो थ्रोम्बस को अटकाते रहेगा, ठीक है। तो मतलब एस्पिरिन भी वही कर रहा था एंटीप्लेटलेट ड्रग के एनासिड्स में। फिर थ्रोम्बोलाइसिस एंड रीपरफ्यूजन, ठीक है। तो फाइब्रोनाइटिक एजेंट्स दैट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दैट इज एल्टीप्लेज एंड टेक्निटिप्लेज टू अचीव रिफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड एरिया आर इंडिकेटेड ओनली इन स्टेमाई एंड एनस्टेमाई। तो स्टेमाई का मतलब होता है ST सेगमेंट एलिवेशन MI एंड नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। तो हम इसकी डिटेल CVS पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसमें लिखा है कि फाइब्रोनाइटिक एजेंट्स मतलब जो फाइब्रिन को काटते हैं दैट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टू अचीव द रिफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड एरिया। तो मतलब जो प्लेग को काट के तो फिर उसका मतलब जैसे नॉर्मल कंडीशंस होगी वैसे फिर से बना देगा, ठीक है, ओके। एंड ओनली इन कंडीशन ऑफ ST सेगमेंट एलिवेशन एंड नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे, तो दैट इज वो अलग अलग फेजेस होते हैं MI के, ठीक है। उसकी डिटेल हम CVS पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ओके। 9th इज दैट प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स, ओके। तो प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स कैसे करेंगे, दैट इज पहले तो प्लेटलेट इनहिबिटर्स एस्पिरिन और क्लोपिडिग्रोल और सिमिलर ड्रग गिवन इन लॉन्ग टर्म बेसिस रूटीनली प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो फिर से प्लेटलेट एग्रीगेशन ना हो और उसकी वजह से जो क्रूशियल स्टेज होता है जिससे कि वो पूरी आर्टरी ऑक्लूड हो जाती है एंड द मेजर फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस उसको प्रिवेंट किया जा सके। बीटा ब्लॉकर्स मैंने बोला प्रोफाइलैक्सिस में और क्रॉनिक ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर्स यूज होते ही है। तो दिस ड्रग्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ री इन्फेक्शन, congestive heart failure and mortality. All patients not having contraindication are put to suitable beta blocker for at least 2 years, okay. Control of hyperlipidemia. So dietary substitution with unsaturated fats, hypolipidemic drugs especially statins are routinely prescribed irrespective of the blood cholesterol level. They have been shown to reduce risk of cardiovascular events. तो hyperlipidemia की वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा था सब ट्यूनिका इंडिमा में, तो उसको
कंट्रोल करने के लिए अगर हो या ना हो कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई तो भी वो दे देंगे, बिकॉज उससे कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स को भी रिस्क कम होते हैं। ठीक है, तो हम फिर से 10.9 पॉइंट है वो उसको रिवाइज कर देते हैं। दैट इज पहले तो पेन और एंग्जाइटी को कम करना, फिर ऑक्सीजनेशन, फिर मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, फिर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस, फिर है प्रिवेंशन ऑफ एरिथमियाज, फिर पंप फेलियर के बाद प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बस, फिर थ्रोम्बोलाइसिस, फिर एंड लास्ट में प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स। ओके, तो ये हो गई ड्रग्स MI थेरेपी। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिकली हम ड्रग्स यूज़ किए स्टेजेस वाइज देख लेते हैं एक बार। इस पेन एग्जाइटी में हमने एनाल्जेसिक यूज़ किए, ठीक है, जैसे कि मॉर्फिन एंड डाइजेपाम। ठीक है, फिर ऑक्सीजनेशन में O2 हो गया, फिर O2 के बाद हमने ओवरलोड मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम के लिए डेक्सट्रोज एंड सलाइन, फिर करेक्शन ऑफ एसिडोसिस में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज अल्कलाइन दिए, फिर एरिथमियास को हमने ओवरकम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिए, एंड टैकीआर्रिथमियास को कम करने के लिए लीडोकैन दैट इज द लोकल एनेस्थीसिया दिए हमने। फिर पंप फेलियर में हमने वो दिए जो जिससे कि मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बढ़ सके दैट इज आयोनोट्रोपिक एजेंट्स, फिर डायूरेटिक्स एंड वेजोडाइलेटर्स। ओके, फिर हमने एरिथमिया प्रिवेंशन ऑफ दैट 6th पॉइंट इज पंप फेलियर हो गया, फिर प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बस एक्सटेंशन एंड वीनस थ्रोम्बोसिस, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एस्पिरिन दिया दैट इज़ द एंटीप्लेटलेट ड्रग एंड ऑल्सो एनासिड। ठीक है, तो उसको भी एंड एस्पिरिन एंड क्लोरोपेनिड्रोल दिया। फिर थ्रोम्बोलाइसिस में हमने दैट इज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दिया दैट इज एटलीपेज एंड tenecteplase, okay, to achieve the refusion of the infarcted area, and prevention of future attack में platelet inhibitors, beta blockers that is metoprolol and carvedilol, and control of hyperlipidemia। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और एक क्वेश्चन है दैट इज़ द एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एंड मैनेजमेंट इन द प्रेगनेंसी। तो मेनली प्रेगनेंसी में दैट इज़ द टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी में हम कैसे मेंटेन करेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट तो भी पूछ लिया जाता है कभी कभी बार। ओके, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं दैट इज़ द एंटी हाइपरटेंसिव दैट इज़ मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी। तो हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी पहले वो क्या है वो समझ लेता है। तो इट इज़ अ सस्टेन्ड BP रीडिंग अबाउट 140 अप टू 90 mmHg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैज़ implications both for the mother and the fetus। ठीक है, तो BP का बढ़ जाना and that will affect the mother and fetus both। reduction in BP clearly reduces the risk। two types of situation are possible, दो situation है, that is first is कि woman with pre-existing chronic hypertension becomes pregnant। तो मतलब पहले से hypertension है और वो pregnancy हो जाती है उसको। and pregnancy related hypertension that is as in to eczema of pregnancy, preeclampsia, BP rises after 20 weeks of gestation। मतलब preeclampsia is the condition where the BP rises after 20 weeks in gestation। ठीक है, ओके, तो मतलब प्रेगनेंसी के बाद जेस्टेशन हो 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद हाइपरटेंशन आना दैट इज़ द प्रेगनेंसी रिलेटेड हाइपरटेंशन। एंड पहली कंडीशन है दैट इज़ द क्रॉनिक हाइपरटेंशन। वुमन विद डायबिटीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक हाइपरटेंशन एंड हिस्ट्री ऑफ राइज इन BP ड्यूरिंग अर्लियर प्रेगनेंसी एट अ हायर रिस्क टू डेवलप द प्रीडेम्पसिया। द प्रीडेम्पसिया दैट इज rising of BP after 20 weeks in gestation। Okay, to reduce the risk, aspirin should be given from 12th week of gestation till the baby is born। aspirin believed to be the billing toxemia by inhibiting the thromboxane A2 synthesis। ठीक है, तो thromboxane A2 प्लेटलेट एग्रीगेशन कर रहा था, तो वो एंटीप्लेटलेट ड्रग है तो उसको इनहिबिट कर देगा, विच प्रिजम्बली प्लेज अ पॉजिटिव रोल। ठीक है, तो एस्पिरिन हमको देनी है। फिर एंटी हाइपरटेंसिव अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन कौन से एंटी हाइपरटेंसिव हमको नहीं देना है? तो पहले है दैट इज द ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दैट इज ARB। तो रिस्क ऑफ फीटल डैमेज, ग्रोथ एंड रिटार्डेशन, तो वो फीटल डैमेज कर सकते हैं एंड ग्रोथ रिटार्ड भी कर सकते हैं, तो वो नहीं देंगे। फिर डायूरेटिक्स क्यों नहीं देंगे? बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ फीटल फीटेज, प्लेसेंटल इन्फार्क्ट्स एंड मिसकैरेज एंड स्टिल बर्थ रीजन ड्यू टू रिड्यूस इन ब्लड वॉल्यूम। तो वो ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, उसकी वजह से इंक्रीज रिस्क टू फीटल वेस्टेज, प्लेसेंटल इन्फार्क्ट एंड मिसकैरेज भी हो सकता है। ओके, थर्ड इज दैट
नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कॉज लो बर्थ वेट, डिक्रीज प्लेसेंटल साइज, नियोनेटल ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, दैट इज प्रोपेनोलॉल हमको नहीं देना, ठीक है। एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, दैट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन इक्लैम्पसिया, ठीक है, मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ। ओके, तो मतलब 4 क्लासेस नहीं देनी, दैट इज एस इनहिबिटर्स, ARB, डायूरेटिक, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अब हमको वो नहीं देने, अब कौन कौन से देने हैं, दैट इज द लेबेटोलॉल, कंबाइंड अल्फा प्लस बीटा एड्रेनोजेनिक ब्लॉकर, इफेक्टिव इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस एंड इज मोस्टली यूज नाउ, लेबेटोलॉल, ये हमको याद रखना है। फिर नेफिडापाइन, दैट इज दिस डाइहाइड्रोपायरिडीन calcium channel blocker is a vasodilator that has been used in preeclampsia with cruise result. Preeclampsia क्या था, that is BP का बढ़ जाना within the 20 week of the gestation. Okay, it should be stopped before labor because it may weaken the uterine contractions, ठीक है। तो वो लेबर के पहले स्टॉप करने चाहिए बिकॉज इट विल वीकन द यूट्राइन कंट्रैक्शन। ओके, फिर मिथाइल डोपा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड ऑफ यूज ऑफ प्रेगनेंसी विद सेफ्टी एंड स्टिल इज used, ठीक है। एंड हाइड्रोलाजीन है, दैट इज द ओल्ड वेसोडाइलेटर विच हैज़ बीन यूज्ड सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट इट इज़ नॉट फेवर्ड नाउअडेज। मतलब 4 ड्रग देने हैं और 4 नहीं देने। कौन कौन से नहीं देने पहले, दैट इज ARB, एस इनहिबिटर्स, डायूरेटिक, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। सो कौन कौन से देने हैं, दैट इज फर्स्ट में लेबेटोलॉल, दैट इज वाइडली यूज्ड एज अल्फा एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। एंड नेक्स्ट इज दैट इज निफेडिपाइन, ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है एंड इट और उसको कब स्टॉप करना है, बिफोर लेबर। फिर मिथाइल डोपा एंड हाइड्रोलाजीन, तो ये 4 देने हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं था। एंड हाइपरटेंशन मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी मेनली पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके, तो मेनली हमको वो 9 स्टेप्स याद रखने हैं MI में, एंड ये 4 ड्रग्स हमको याद रखनी है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। वैसे इसमें ज़्यादातर सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, कंसेप्ट नाम की ज़्यादा चीज़ थी नहीं, बट हमको MI में याद रखना है। पहले तो देखो MI में मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि क्या हो रहा है, एंड थोड़े याद रखना, जैसे कि आपको स्टेप्स बस याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे पहले MI का होगा तो हमको क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की कमी लगेगी तो O2 वाला स्टेप आ गया। फिर करेक्शन बिकॉज ऑफ ब्लड सीधी तरह से फ्लो नहीं हो रहा, तो और ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा, एसिडोसिस होगा, तो वो होगा। फिर एरिथमियाज होंगे बिकॉज ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रही एंड एसिडोसिस हो रहा है, तो एरिथमियाज होंगे। और पंपिंग में कंट्रैक्शन, और पंपिंग होगा तो पंप फेलियर आ जाएगा। फिर पंप फेलियर आ जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, पंप फेलियर हो जाएगा तो इट विल लीड टू, और एम्बोलिज्म हो जाएगा। एंड एम्बोलिज्म के बाद उसको थ्रोम्बोलाइसिस करना पड़ेगा, एंड फिर प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट कमेंट्स में सजेशंस ही नहीं, थोड़ी सी तारीफ भी कर लिया करो, बिकॉज अ स्मॉल मोटिवेशन टू मी विल आगे वाले दिनों में शायद अच्छे दिन भी ला सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच, फिर से आप मेरे वीडियोस को सपोर्ट करो। ओके, एंड स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड फॉरमोस्ट थिंग नाउ इज दैट इज स्टे होम। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। सो थैंक यू गाइस।